न भूलने को तो वो गांव भी नहीं भूल पाया, वो परिवार भी इस हादसे को नहीं भूल पाया है। और आज भी मस्तूरी थाने इलाके में इस घटना को लेकर लोग स्तब्ध हो जाते हैं जब इसकी चर्चा होती है। जज साहब ने अपने इस फैसले में आरोपी को मृत्यु दंड दिया है। उनको ये कहा कि मैंने अपने पत्नी और अपने बच्चे को मार दिया है साहब। पुलिस की जो थ्योरी है, पुलिस की जो स्टोरी कोर्ट में पेश हुई, वो ये बताती है कि सुकृता 1 तारीख की रात उठी करीब 2-2:30 बजे के आसपास, और उसके बाद वो बाहर वॉशरूम के लिए गई। उमेद जो कि जाग रहा था, सोया नहीं था, वो पीछे पीछे गया और रस्सी का एक टुकड़ा उसने लिया, और जब सुकृता उठने लगी वॉशरूम से, वो पीछे से गया और उसने उसके गले को घेरा और खींच दिया। जब वो लिसा को मार रहा था, ठीक उसी वक्त उसको अंदाज लगा कि सुकृति मरी नहीं है, वो जिंदा है, क्योंकि कुछ आवाज़ आई उसकी। वो वापस लौटा, उसने गले में फिर से रस्सी बांधी, पीठ पर पांव रखा और उसको खींच दिया उस रस्सी को, और तब तक खींचते रहा जब तक कि सुकृति मर नहीं गई, उसकी मौत नहीं हो गई। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। बिलासपुर कोर्ट में जज हैं अविनाश कुमार त्रिपाठी, दशम अपर सत्र न्यायाधीश हैं। हत्या के एक मामले में जज साहब ने एक फैसला दिया है। अविनाश कुमार त्रिपाठी साहब का जो फैसला है करीब 70 पन्नों का है, और अपने जजमेंट में एक जगह जज ने लिखा है कि यदि न्यायिक नम्रता की गई, आरोपी के साथ न्यायिक नम्रता की गई, तो इसे न्यायिक पंगुता मानकर ऐसे अपराधी अपराध करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। जज साहब ने अपने इस फैसले में आरोपी को मृत्यु दंड दिया है। विरल से विरलतम मामले में मृत्यु दंड दिया जाता है। जज आखिर किस मामले में ऐसे नतीजे पर पहुंचे कि इसे मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए, और क्यों जज ने लिखा कि ये न्यायिक नम्रता का विषय नहीं है अगर सजा में कमी कर दी जाए, क्योंकि न्यायिक नम्रता कर दी जाएगी तो ये न्यायिक पंगुता बन जाएगी और इससे अपराधी अपराध के लिए प्रोत्साहित होगा। क्या है पूरा मामला, क्या है ये पूरा किस्सा, यही बताने आपके सामने मैं हाजिर हुआ। बिलासपुर जिले में एक जगह है, उसका नाम है हिर्री, इसका थाना पड़ता है मस्तूरी। 1 जनवरी 2024 की बात है ये। 1 जनवरी 2024 को लगभग 3-4 बजे के आसपास एक शख्स आया जिसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम उमेद है, उमेद केवट, और उसने थाने में जो मौजूद साहब थे उनको ये कहा कि मैंने अपने पत्नी और अपने बच्चे को मार दिया है साहब। वो सब इंस्पेक्टर राम नरेश यादव आज भी उस पूरे घटनाक्रम को नहीं भूल पाए, न उस घटना स्थल को भूल पाए, न घटना की प्रकृति भूल पाए। न भूलने को तो वो गांव भी नहीं भूल पाया, वो परिवार भी इस हादसे को नहीं भूल पाया है। और आज भी मस्तूरी थाने इलाके में इस घटना को लेकर लोग स्तब्ध हो जाते हैं जब इसकी चर्चा होती है। घटनाक्रम जो था और जो कुछ राम नरेश यादव ने अपनी विवेचना में पाया, देखा, हमने उन्हीं से पूछा कि बताइए कि आखिरकार घटनाक्रम क्या था, क्या हो गया था। फोन पर हुई बातचीत का अंश ये है। यादव जी, मुझे ये बताइए कि मस्तूरी वाला जो हत्याकांड था जी, वो कुछ अलग था क्या? मतलब कई घटनाएं होते रहती हैं, आप पुलिस में हैं, कई घटनाएं, कई हत्याएं देखे होंगे, ये घटना अलग थी क्या? अलग इसलिए थी सर कि इसमें 4 लोग का होता था, उसमें मासूम बच्चे लोग भी थे और उसकी माँ थी सर, पत्नी। तो ये अलग है सर, एक ही बार में 4 माने अपने परिवार को ही पूरा खत्म कर देना सर, ये अलग थे। पहली बार घटना देखा हूँ सर कि 4 लोग का मर्डर करना एक ही रात में, एक ही समय में। ये थोड़ा विचलित वाला घटना था सर। कैसे मारा था इन लोग को? इन लोग सर ये रस्सी से सर, जो पंखे में रस्सी बंधा हुआ था सर, उसको काट के रखा हुआ था सर एक दिन पहले। ये पहले ही योजना बना लिए थे सर, अपनी पत्नी और 3 बच्चों का हत्या करने की योजना बना के हिसाब से सर अपने रस्सी को अपने पास रखा हुआ था सुबह से। और शाम को जैसे घटना हुआ सर, ये लोग खाना पीना खाए सर, पार्टी वगैरह में आए, केक वगैरह काटे सर। इसके भतीजी लोग थे 2-3, माँ बाप थे सर घर में, सब पूरा खाना खाया, केक वगैरह काटे सर। उसके बाद पूरे योजना के हिसाब से सर ये अपने रूम में जाके सोए सर, 3 बच्चे सो गए। इस रात में इसकी पत्नी शौच के लिए उठी सर, उसी साथ में ये आरोपी बापू उसके पीछे पीछे गए सर। जैसे इसकी पत्नी बाथरूम करके उठ रही थी, वैसे ही इसको पीछे से सर उसी रस्सी से गला घोट के वहीं पर मार दिए सर। और मारने के बाद सर ये वापस अपने रूम में आए सर, अपने रूम में आए, और एक बड़ी बच्ची है उसकी, लीसा नाम, उसको पहले गला घोटे सर। वो जब खत्म हो गया सर, तो उसी बीच में ज्यादा दूर नहीं है सर, बाथरूम और उनके रूम के बीच इसकी की आवाज शुरू हो गया सर, गला का आवाज थोड़ा से
श्वास लेने में, ये तो सुनाई दिया सर कि वो शायद जग रही है, उसकी पत्नी मरी नहीं है पूरी तरह से। फिर वहां पर जाके उसको गला घोट के मारी सर ये, वहां पर जाके फिर वहां गला घोट के मारने के बाद सर पूरा आके फिर तीनों बच्चे गए, माने 2 बच्चे बचे हुए थे, उनका भी गला घोट के बस उसी रस्सी से सर, एक ही रस्सी से चारों का हत्या की है सर, ये सोए हालत में सर जी, तीनों बच्चे। यादव जी, ये सुबह 3 बजे थाने आया था, 4 बजे, उस समय आप थाने में थे? हाँ, थाने में था सर, मैं ऊपर में सोया था सर, मैं नाइट एचओ में उस समय सर टीआई साहब छुट्टी में था, तो वहीं प्रभारी में था सर, और उस समय मैं वहीं सोता था सर, थाने के ऊपर में ही सोता था, 24 घंटा सर वहीं रहता था थाने में। जब ये आया तो क्या बात किया, क्या क्या उस समय क्या हुआ जब ये आया, बताया क्या हुआ था? ये आया सर, उस समय हमारे पेट्रोलिंग पार्टी बाहर गए थे सर, गश्त हम गए थे, ये लोग जब वापस आए सर 3 बजे के आसपास, ये बाहर में बैठा था सर कुर्सी में, क्योंकि अनुमान बाहर में बैठते हैं सर, कुर्सी लगा उससे बैठा था, पूछे कैसे आए हो, बताया सर पेट्रोलिंग पार्टी ऐसे ऐसे बात है, तो वो लोग मेरे को बताया सर, ऊपर में बैठा सर, ऐसे ऐसे घटना हुआ है, आके बता रहा है बोले, तो बोला ठीक है, मैं भी आया सर तुरंत नीचे, मतलब कैसे क्या होगा, पूरा घटना बताया सर कि मैं अपनी पत्नी और तीनों बच्चों का हत्या कर दिया हूँ। तो फिर भी सर बोला चलो एक काम करते हैं, सर लोग को बताया सर, सूचना दी है वहाँ वरिष्ठ अधिकारियों को, बोले ठीक है एक बार देख लो घटनास्थल जाके, बोले तो वहां जाके देखे सर, तो ये जो बताया तो तस्दीक तो सही पाया गया। फिर इसको फिर वापस लेके आए सर, और वहां से 2 आरक्षक वहां रोक दिए सर, रात में 3 बजे 4 बजे के आसपास वहां रोक के सर सुरक्षा के लिए वापस आए सर, और सुबह के इंतजार के, सुबह जैसे हुआ सर फिर वापस जाकर हमने कार्रवाई की सर इसमें। ये बताया इसने क्यों मारा, क्यों ऐसा किया? बस ओनली एक ही बोलते सर, चरित्र संकट कारण में अपनी पत्नी का हत्या किया, पत्नी और बच्चों का। जी जी। और मारने के बाद, घटना के बाद कोई इसको गिल्टी थी, कोई अफसोस था? अफसोस तो नहीं था सर, अफसोस तो उतना ज्यादा इनके चेहरे से झलक नहीं रहा था सर, मतलब मार दिया बोलते थे सर, बस और कुछ नहीं, अफसोस तो ही हो रहा था सर। तो हम बोले बच्चे क्यों मारे, चलो ठीक है पत्नी को मार दी, तीनों बच्चों क्यों मार दिए, पता नहीं सर, उस समय सूझा नहीं मेरे को, अपनी पत्नी का हत्या की फिर बच्चे लोग का भी हत्या कर दिए, एक जुनून सवार था मेरे को उस समय, कुछ पीछे का ध्यान नहीं आया, और अपनी बच्चों का भी हत्या कर दिए बोले सर, ऐसे कुछ नहीं। हिर्री गांव में रहने वाले उस केवट परिवार में वो जो शख्स था जिसने अपने पत्नी और अपने 3 बच्चों को बहुत नृशंस तरीके से मारा, उस शख्स का नाम था उमेद केवट। सुकृति उसकी पत्नी और 3 बच्चे, जिनमें 2 बेटियां थी, खुशी जिसकी उम्र थी 5 साल, लिसा जिसकी उम्र थी 3 साल, और एक लड़का था जिसका नाम था पवन, जिसकी उम्र थी 18 माह। उमेद ने 1 जनवरी 2024 की रात करीब 2 बजे से 3 बजे के बीच में इन सबको मार डाला। कोई भी नहीं बचा। बच गए तो वो लोग जो इस केवट के घर के अलग अलग हिस्सों में रहते थे, जो इस परिवार के अलग अलग सदस्य थे, जिसमें उमेद के माता पिता, उमेद के भाई के परिवार, ये अलग रहे, और उमेद का कोई इरादा शायद इनको मारने का था भी नहीं, उसके लक्ष्य में उसकी पत्नी और उसके बच्चे ही थे। ये शख्स जिस निर्ममता से उसने ये हत्या की, उसने स्तब्ध कर दिया लोगों को। पुलिस की जो थ्योरी है, पुलिस की जो स्टोरी कोर्ट में पेश हुई, वो ये बताती है कि सुकृता 1 तारीख की रात उठी करीब 2-2:30 बजे के आसपास, और उसके बाद वो बाहर वॉशरूम के लिए गई। उमेद जो कि जाग रहा था, सोया नहीं था, वो पीछे पीछे गया और रस्सी का एक टुकड़ा उसने लिया, और जब सुकृता उठने लगी वॉशरूम से, वो पीछे से गया और उसने उसके गले को घेरा और खींच दिया। सुकृता को लेकर उसने माना कि उसकी मौत हो गई है, और ये मानते हुए वापस लौटा उसी कमरे में जहां उसके बच्चे थे। उसने सबसे पहले लीसा का गला घूंट दिया उसी रस्सी से जिससे अपनी पत्नी को मारा था। लीसा, उसकी बिटिया खुशी और मासूम पवन ये गहरी नींद में सो रहे थे। इन्हें कुछ आभास ही नहीं था कि क्या घटनाक्रम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सो रहे थे। जो पिता था वही आया, उसने सबसे पहले लिसा का गला घोंट दिया और उसकी सोते वक्त ही मौत हो गई। जब वो लिसा को मार रहा था, ठीक उसी वक्त उसको अंदाज लगा कि सुकृति मरी नहीं है, वो जिंदा है, क्योंकि कुछ आवाज़ आई उसकी। वो वापस लौटा, उसने गले में फिर से रस्सी बांधी, पीठ पर पांव रखा और उसको खींच दिया उस रस्सी को, और तब तक खींचते रहा जब तक कि सुकृति मर नहीं गई, उसकी मौत नहीं हो गई। उमेद उसके बाद फिर वापस लौटा, फिर उसी कमरे में गया जहां उसके 3 बच्चे सो रहे थे। उसने उसके बाद खुशी का गला घोंटा उसी रस्सी से, और आखिर में
उसने पवन को मार दिया। और इस सब कुछ करने के बाद वो गया मस्तूरी थाने, जहां उसने घटनाक्रम की सूचना दी। पुलिस की स्टोरी में कहीं पर ये बात आती है कि ये सब जब कुछ उसने किया तो उसके बाद उसने खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन रस्सी टूट गई और उसके बाद वो थाने गया। और थाने जाने के बाद विवेचना शुरू हुई, मामला शुरू हुआ। मामला शुरू होने के बाद जब जांच हुई तो पूछा गया उससे, उमेद से, कि आपने क्यों किया ये घटनाक्रम, इस तरीके से नृशंसता से क्यों मार दिया। उसने कहा, मुझे अपने पत्नी के चरित्र पर शक था। लेकिन पूरी विवेचना के दौरान वो ये नहीं बता पाया कि आखिर अपनी पत्नी पर शक करने की कोई एक वजह क्या है। उसके पास कोई वजह नहीं थी, सिर्फ उसकी सोच थी। एक सोच की उसका मानना था कि उसकी पत्नी के कहीं और अन्य संबंध हैं, कहीं उसका प्रेम संबंध है, लेकिन इसका कोई ठोस आधार नहीं था। पुलिस इस घटनाक्रम को, जैसा कि मैंने आपको वॉइस क्लिप भी सुनाया, इस घटनाक्रम को अब तक पुलिस की विवेचना अधिकारी और गांव के लोग भी नहीं भूल पाए हैं। और उसके बाद ये मसला आया बिलासपुर कोर्ट में। मामला बिलासपुर कोर्ट पहुंचा। 7 महीने 10 दिन तक इस मामले पे विचारण चलता रहा। विचारण के दौरान साक्षियों से क्रॉस और आरोपी का बयान, मुलजिम बयान, ये सारी प्रक्रियाओं से गुजरी कोर्ट। जज अविनाश कुमार त्रिपाठी ने एक जगह लिखा है अपने जजमेंट में, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी कृत्य कथन से ताकतवर होता है। न्यायालय ने अपने विवेचना में, अपने इस न्यायिक फैसले में हर बिंदु की ओर विचार किया। ये देखा है कि कहीं पर ऐसी कोई बात तो नहीं जिसको लेके बचाव पक्ष कह रहा है कि घटना दिनांक को तो आरोपी था ही नहीं, और आरोपी जब नहीं था तो हत्या नहीं कर सकता। लेकिन न्यायालय ने उसको भी क्रॉस किया, उसको भी देखा और पाया कि उम्मेद केवट ने नृशंसता के साथ हत्या कर दी है। उम्मेद केवट को फांसी की सज़ा दी गई। मगर सवाल इस फांसी की सज़ा के साथ साथ ये भी है कि आखिर जज ने, यानी अविनाश कुमार त्रिपाठी जी ने, क्या क्या लिखा है जजमेंट में। जो अंतिम उनके 3-4 पन्ने हैं, उस जजमेंट में वो ये बताते हैं कि आखिरकार ये विरल से विरलतम केस क्यों है कि जब इसे फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। वो अपने जजमेंट में लिखते हैं कि अभियुक्त की स्थिति मृतक गणों के संबंध में न्यास और वैश्वासिक संबंध की थी, वह उनका नैसर्गिक संरक्षक था। यानी उम्मेद केवट वह व्यक्ति था जिसका दायित्व था कि वो अपने 3 बच्चों और अपनी पत्नी की देखभाल करता। वो उनका नैसर्गिक संरक्षक था और उसके अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं था जिससे वो बच्चे या वो परिवार यानी पत्नी सुरक्षा और संवर्धन की अपेक्षा करती। वो जज ये लिख रहे हैं कि पाशविक आक्रमण का विरोध करने की स्थिति में मृतकगण नहीं थे। वास्तव में जिसकी सहायता और रक्षा की उनसे अपेक्षा की जाती है, उसने उसके विपरीत आचरण किया और निर्दयतापूर्वक रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी। जज साहब ये लिख रहे हैं अपने आदेश में आगे कि उसकी आपराधिकता निश्चित ही बर्बरता की पराकाष्ठा है। ऐसे कृत्यों की मिसाल बहुत कम ही मिलती है। जज अविनाश त्रिपाठी लिखते हैं कि इस नृशंस और हृदयहीन हत्या को धिक्कारने के लिए कड़े से कड़े शब्द भी कम पड़ेंगे। जज ने अपने निर्णय में एक लाइन लिखी है कि जब वो जजमेंट कर रहे थे या जब विचारण इस प्रकरण का हो रहा था, तो अभियुक्त जब सामने आता था तो उसके चेहरे पे न अपराध बोध था, न पश्चाताप का कोई भाव था। जज ने जजमेंट में लिखा है, उसके चेहरे पे, यानी आरोपी यानी कि अपराधी जो उम्मेद केवट है, उसके चेहरे पे घृणित कृत्य के लिए पश्चाताप के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। जजमेंट में ये भी लिखा गया है और इसी के बाद वो लाइन आई है कि जो मैंने आपको शुरू में कही थी, वो ये कहते हैं कि अभियुक्त के कृत्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए उसे समाज में जीने का अधिकार नहीं है। जज ने लिखा है कि अभियुक्त के साथ न्यायिक नम्रता की गई तो इसे न्यायिक पंगुता मानकर ऐसे अपराधी अपराध करने के लिए प्रोत्साहित होंगे और तब इसे समाज को विधि या कानून की मदद से चला पाना कठिन होगा। यानी ये प्रकरण इतना गंभीर और इतना स्तब्ध करने वाला है कि यदि इस मामले में न्यायालय थोड़ी सी सज़ा में लचीलापन ले आए तो इससे न्याय का जो संप्रभुता है न्याय की, वो खतरे में पड़ जाएगी। न्याय की कोई हुकूक नहीं रहेगा, उसका इकबाल नहीं रहेगा, अपराधियों का मनोबल बढ़ जाएगा। इस क्लिष्ट सी हिंदी का जो सरलतम रूप है वो यही है। मैं इसे फिर पढ़ देता हूँ।
उनके साथ न्यायिक नम्रता की गई तो इसे न्यायिक पंगुता मानकर ऐसे अपराधी अपराध करने के लिए प्रोत्साहित होंगे और तब इस समाज को विधि या कानून की मदद से चला पाना कठिन होगा। जजमेंट में आगे लिखा गया है कि 3 अबोध असहाय निर्दोष बालक जिनकी मृत्यु कारित करने का कोई कारण नहीं था, मात्र पत्नी पर चरित्र शंका थी, वह भी एक पक्षीय थी, वे निर्दोष थे। वो अपने मनुष्य के रूप में जन्म होने के कारण मनुष्य को मनुष्य के रूप में जीवन जीने का जो अधिकार मिला था उसे प्राप्त नहीं कर सके, असामयिक रूप से मानवीय मूल्यों के विरुद्ध नृशंस तरीके से मृत्यु को प्राप्त हुए। और उसके बाद जजमेंट का वो आखिरी हिस्सा है जिसमें जज साहब ने लिखा है कि अभियुक्त को उसकी गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक उनकी मृत्यु न हो जाए या प्राणांत न हो जाए। जो भारतीय न्याय प्रणाली है उस न्याय प्रणाली में तमाम संशोधन अभी हालिया फिर हुए हैं, तो उसके बाद ये आशा की जानी चाहिए कि जो जजमेंट है, जजमेंट पर अपील और अपील की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें लंबा समय इस बार नहीं लगेगा। जो भी फैसले होने होंगे वो जल्दी होंगे और अपील की प्रक्रिया अभी सुप्रीम कोर्ट तक जानी है। तो जो दावे किए गए हैं नए कानून को लेके उसके हिसाब से फैसला बहुत जल्द आ जाएगा, जो भी अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी, और उसके बाद उस फैसले के अनुरूप क्रियान्वयन होगा। यदि ये मृत्यु दंड बरकरार रहता है तो उसे फांसी की सजा होगी उमेद केवट को, और यदि आजीवन कारावास में बदल जाता है मामला तो आजीवन कारावास होगा, और इसके अतिरिक्त कोई फैसला हो जाता है तो निश्चित तौर पे मैं उसे बताने भी आऊँगा। लेकिन इसके पहले कि मैं आपसे विदा लूँ, ये जान लीजिए कि इस पूरे न्यायालय के निर्णय में विवेचना का बहुत अहम और महत्वपूर्ण योगदान रहा है। न्यायालय ने जब बचाव पक्ष ने तर्क प्रस्तुत किए और कहा कि ऐसा नहीं है, आरोपी निर्दोष है, विवेचना में जो तथ्य आए उनका जज ने बार बार इस्तेमाल किया है अपने फैसले में और उनका जिक्र किया है कि यदि ऐसा है तो फिर ऐसा कैसे हो सकता, और इसलिए ये संदेह से परे प्रमाणित करने में अभियोजन सफल हो गया है कि आरोपी ही अपराधी है, अपराध उसी ने किया है। इस विवेचना के संबंध में हमने बात की एसपी बिलासपुर रजनीश सिंह से। वे उत्साहित थे, वे खुश थे, वैसे मिसाल मानते हैं पुलिस की विवेचना की। देखिए उन्होंने क्या कहा। टेलीफोन पर हुई बातचीत है, ये सुनिए। एसपी साहब नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क। नमस्कार याज्ञवल्क जी। सर, आपके यहाँ एक थाना है मस्तूरी, गांव का नाम है हिर्री। 1 जनवरी 2024 को एक घटना घटी जिसमें एक व्यक्ति ने अपने पत्नी और 3 नन्हे मुन्ने बच्चों को मारा। बिलासपुर कोर्ट ने उस पर आज ऑर्डर दिया है और फांसी की सजा दी है। जज ने ये कहा है, जजमेंट में लिखा है कि यदि इसे फांसी की सजा नहीं दी गई तो न्याय पर से भरोसा उठ जाएगा लोगों का और अपराधी अपराध करेंगे। अपने जजमेंट में उन्होंने कई बचाव पक्ष के तर्कों को खारिज किया और विवेचना जो थी, विवेचना को बहुत सहायक माना कि नहीं यही दोषी है। इस पूरे मामले को और इस विवेचना को किस रूप में देखते हैं आप? निश्चित रूप से जो ग्राम हिर्री में दिनांक 1 जनवरी 2024 को ये नृशंस हत्याकांड हुआ था, जिसमें कि जो आरोपी है उसने अपनी पत्नी, अपने 3 बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी बड़ी नृशंस हत्या की थी और उस पर तत्काल पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई थी और 2 तारीख को उसमें एफआईआर दर्ज हुई। उसी दिन उसको पकड़ा गया था और विवेचना का स्तर जो है अत्यंत उत्कृष्ट था, बहुत ही उम्दा था और इसी को बोलते हैं प्रोफेशनल पुलिसिंग, जिसका परिणाम ये रहा कि जिस न्यायालय ने ये जजमेंट दिया है उन्होंने वो सारी चीजें उसको मार्क की हैं और उन तथ्यों के मद्देनजर और समस्त विवेचना के जो भी सूत्र और साक्ष्य थे उसके अनुसार उन्होंने ये जजमेंट दिया है और बड़ा ही प्रभावी जजमेंट दिया है। निश्चित रूप से जो आपका कहना है कि जजमेंट जो न्याय की एक आधारशिला होती है कि साक्ष्य के आधार पर किसी भी आरोपी को उसको मैक्सिमम सजा, उसका मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जा सकता है, तो वो इसका एक सबसे बेहतर ये उदाहरण है। विवेचना का स्तर बहुत ही उच्चतम है और उन्होंने भी जज साहब ने भी अपने आदेश में इसका उल्लेख किया है। तो निश्चित रूप से इसमें जो विवेचना अधिकारी है राम नारायण यादव, उनकी उत्कृष्ट विवेचना के लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं और जो भी टीम इसमें थी उन सभी की सराहना करता हूं। और यही है हमारी एक खाकी की शान, जिनसे हमारे पुलिस की जो व्यावसायिक दक्षता दिखती है
तो मैं सराहना करता हूँ। तो ये एक फैसला, वो भी एक सामान्य फैसला नहीं, मृत्युदंड का फैसला। मृत्युदंड का फैसला करते हुए जज ने जो टिप्पणियां की, ये कहा कि यदि न्यायिक नम्रता बरती जाएगी इस मामले में तो ये न्यायिक पंगुता मानी जाएगी और अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाएंगे, वे अपराध से डरना बंद कर देंगे। न्यायालय ने टिप्पणियां भी बड़ी कठोर की हैं, ऐसी टिप्पणियां जो गूंजती हैं कानों में, जो बताती हैं कि किस कदर अपराध का विकृतम रूप था जिसके कारण जज ने मृत्युदंड दे दिया। और उसके साथ साथ ये भी कि ऐसा घटनाक्रम, एक ऐसा हत्याकांड जिसने आज तक विवेचना से जुड़े हुए अधिकारियों को स्तब्ध कर रखा है, वे जब भी याद करते हैं उस घटना को तो उदास हो जाते हैं, क्योंकि घटना हो चुकी थी, उन्हें बचाने का कोई मौका नहीं मिला था। यही सब कुछ बताने आपके सामने हाजिर हुआ था। फिर कोई नया घटनाक्रम होता है, फिर कोई नई सूचना, कोई नई जानकारी जो आपको बताने लायक हो, वो बताने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा, क्योंकि हर सूचना और हर जानकारी पे अधिकार आपका है, मैं सिर्फ उसका माध्यम हूँ। प्रणाम।